हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब ठीक से होंगे। आज जो हमारा नया टॉपिक होगा वो पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच पे होगा। तो आपको टॉपिक पढ़ने से भी हमें पता चल रहा है कि इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं, पैसे के बारे में अब बात कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल मतलब इकोनॉमी कैसे कर रही है, पॉलिटिकल पावर को कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है, ठीक है। तो अगर आपने इससे पहले हमारे लेक्चर नहीं देखे प्रीवियसली, तो आप हमारे यूट्यूब की प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन ये पता होना चाहिए, पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है वो पॉलिटिकल साइंस में को बहुत अहमियत देता है, जिससे हमारी सोसाइटी नेचर को क्या करता है, अपलिफ्ट करता है। पॉलिटिकल इकोनॉमी से जो देश होता है, जो कंट्री होती है, उससे क्या होता है, इंटरेस्ट पैदा होता है, जिससे क्या होता है, ग्लोबल जो भी इक्वलिटी होती है उसको ठीक किया जाता है। इसमें बहुत से थिंकर्स हैं, जिसमें आप देख सकते हैं एडम स्मिथ हो गया, डेविड हो गया, कार्ल मार्क्स हो गए, लेनिन हो गए। इन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है पॉलिटिकल इकोनॉमी को, एवोल्यूशन का पॉलिटिकल इकोनॉमी को बनाने में, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले ये कहा गया है पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच जो है एक इम्पॉर्टेंट मेथड है कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स का, ठीक है। और ये हमें एक्सप्लोर करती है, एक हमें बताती है कि इकोनॉमी और पॉलिटिकल फोर्स को डीपली इंटरलिंक्ड किया जाता है किसके साथ, पॉलिटिकल लाइफ, पॉलिटिकल सोसाइटी के साथ। इट डज नॉट ट्रीट इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स सेपरेट डोमिनेंट्स, होएवर ईच शेप्स ग्लोबल हेरिकी एंड नेशनल डेवलपमेंट। ये कह रहे हैं कि जो भी पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच है ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा अहमियत करता है, जिससे क्या होती है, हमारी जो भी सोसाइटी का है उसको अपलिफ्ट किया जाता है, ठीक है। अगर हम कंसेप्ट की बात करें तो इसमें ये कहा गया है, पॉलिटिकल इकोनॉमी का मतलब है हम पॉलिटिक्स और इकोनॉमी को अलग अलग नहीं देखते, बल्कि उनके बीच ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये अप्रोच हमें ये बताती है कि इकोनॉमी फैक्टर जैसे कैपिटलिज्म, ट्रेड, प्रोटेक्शंस, पॉलिटिकल डिसीजन, पॉलिटिकल पावर स्ट्रक्चर अफेक्ट करते हैं और वाइस वर्सा। हमें ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल इकोनॉमी का मतलब ये है कि इकोनॉमी को कैसे हमने अपग्रेड करना है, कैसे एक देश के दूसरे देश के साथ हमने कंपेयर करना है, कैसे हमने अपनी सोसाइटी को अपलिफ्ट करना है, ठीक है। अगर हम पॉलिटिकल इकोनॉमी की बेसिक्स आइडिया बताया जाए तो उसमें ये कहा गया है, पॉलिटिक्स और इकोनॉमी को अलग नहीं देखा जा सकता, ठीक है। पॉलिटिक्स और इकोनॉमी जो हैं एक सोसाइटी को, एक कंट्री को बनाने में बहुत अहम रोल अदा करते हैं, ठीक है। ये अप्रोच बताती है कि इकोनॉमी पॉलिसी जैसे ट्रेड हो गया, वेल्थ हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, टैक्स सिस्टम हो गया, ये पॉलिटिकल पावर को क्या करते हैं, असर करता है, जिससे क्या होता है, पॉलिटिकल डिसीजन इकोनॉमी डेवलपमेंट पर पड़ता है, ठीक है। आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है वो हमारी सोसाइटी, हमारे कंट्रीज़ के लिए बहुत पावरफुल है, जिससे क्या होना चाहिए कि हमारी सोसाइटी से डेवलपमेंट जो होती है वो इकोनॉमी से ही होती है, ठीक है। अगर हम पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात करें तो इसमें ये कहा जाता है कैसे कुछ कंट्री अमीर बन गए डेवलप वर्ल्ड और कुछ कंट्री गरीब रह गए डेवलपिंग वर्ल्ड। पॉलिटिकल इकोनॉमी फैक्टर मिले ग्लोबल हैरिकी बनते हैं। जैसे देखो ना, जो भी होता है, जैसे सबसे पहले आप हम ये देख सकते हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमी से कुछ कंट्री जो होती हैं वो डेवलप हो जाती हैं, जैसे यूएस हो गया, यूएसएसआर हो गया, चाइना हो गया। और कुछ कंट्रीज जो हैं डेवलपिंग हो गई, जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो भी कंट्रीज हो गई ना, वो अभी डेवलपिंग हो रही हैं, वो अपग्रेड हो रही हैं। तो इससे पहले जो थी, जैसे अमेरिका हो गई, ये क्या है, डेवलप कंट्रीज हो गई है। तो इसमें आप ये देख सकते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है वो एक रैंक के हिसाब से काम करता है। चलता है कि जैसे अमीर हो गया, गरीब हो गया, मिडिल क्लास हो गई, फिर उसके लोअर मिडिल क्लास हो गई, तो इस हिसाब से जो है वो चलता है। अगर हम इकोनॉमी में देखा जाए तो इसमें कैपिटलिज्म की बात की जा रही है, ट्रेड की बात की जाए, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, पॉलिटिकल डिसीजन क्या होता है, कैसे इन्फ्लुएंस करता है इनमें। अगर हम कंबाइंड शार्ट्स में अगर बात की जाए, पॉलिटिकल इकोनॉमी जो करती है वो क्या करती है, एक इकोनॉमी को, पॉलिटिकल और इकोनॉमी को दोनों को साथ मिला के काम करती है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस ये देख सकते हैं कि उसमें उसमें बोला क्या। जैसे हम फोकस की बात करें, पॉलिटिकल डेवलपमेंट को समझना और ये देखना कि वर्ल्ड लेवल का पे नेशन के बीच इनइक्वलिटी कैसे बनती है, मेनली इकोनॉमी और पॉलिटिकल पॉलिसी के थ्रू। ये हम देख सकते हैं इनका फोकस क्या था। पॉलिटिकल इकोनॉमी का फोकस यही था कि वो डेवलप कर रही थी अपने देश को, अपने वर्ल्ड लेवल को, अपने नेशन को, जिससे क्या होगी, इनइक्वलिटी जो होगी वो राइज होगी, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो उसमें आप ये देख सकते हैं इम्पॉर्टेंट ऑथर बुक्स और कंट्रीब्यूशन है। इसमें आप देख सकते हैं एडम स्मिथ है, उसमें इन्होंने बुक्स जो की थी, एन इंक्वायरी इनटू नेचर्स एंड काजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन 1776,
और इनका कंट्रीब्यूशन क्या था, लेबर जो थी, लेबर थ्योरीज ऑफ वैल्यूज़। और उसके बाद आप ये देख सकते हैं इनका जो, इनको क्या कहा जाता है, एडम स्मिथ को फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है, पॉलिटिकल साइंस नहीं, मॉडर्न पॉलिटिकल इकोनॉमी कहा जाता है, सॉरी। तो आप ये देख सकते हैं एडम स्मिथ को फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल इकोनॉमी कहा जाता है। और उसके बाद उनकी जो फेमस बुक्स थी उसमें आप ये देख सकते हैं, ये आप नाम याद कर सकते हैं इसमें, एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड काजेज ऑफ वेल्थ नेशन 1776, स्मिथ ने दिया लेबर थ्योरी का वैल्यूज, ये आप देख सकते हैं। और उसके उनमें किस चीज़ की बात करी थी, उन्होंने ये कहा गया था कि काम के थ्रू काम होना चाहिए, और उसके बाद जो भी है उसको अच्छे से काम के मूल्य तय होती है कि कैसे इस काम को किया जाता है, ठीक है। अगर स्मिथ की बात करें तो उनका फेमस आइडिया था इनविजिबल हैंड थ्योरी में, जिसमें उन्होंने बोला था कि फ्री मार्केट में अपनी सेल्फ इंटरेस्ट के थ्रू लोग इकोनॉमी ग्रोथ प्रमोट करते हैं, ठीक है। अगर नेक्स्ट की हम बात करें तो नेक्स्ट जो थे वो डेविड रिचर्ड थे, उसमें हम देख सकते हैं उनका कंसेप्ट ये था, थ्योरी या कंपैरेटिव एडवांटेज, हर देश को वो चीज़ एक्सपोर्ट करनी चाहिए जो जिसमें उसकी अपॉर्चुनिटी का सबसे कम हो। मतलब वो ये कह रहे थे कि अगर कोई कम, उनकी जो बुक थी उनमें ये कहा गया था कि किसी भी देश को अगर वो चीज़ एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसमें वो चीज़ देखा जिसमें उसकी जो कास्ट है वो कम होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, अपलिफ्ट ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम रिचर्ड के बुक्स की बात करें तो उसमें आप ये देख सकते हैं प्रिंसिपल पॉलिटिकल इकोनॉमी टैक्सेशन 1817 में हुई थी, और उसमें ये कहा गया था कि एडवांटेज दी थी किसको, कंपैरेटिव थ्योरीज को। तो उसमें ये देख सकते हैं इस थ्योरी के मुताबिक हर कंट्री को वही गुड प्रोड्यूस करना चाहिए जिसमें वो सबसे ज़्यादा सही हो, और जो ट्रेड हो वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है, सबका बेनिफिट हो, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है आप कार्ल मार्क्स का देख सकते हैं, कार्ल मार्क्स ने डायरेक्टली जो था डिफाइंड पॉलिटिकल इकोनॉमी नहीं की थी, लेकिन उन्होंने एक क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी लिखी थी जिसमें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और एडम स्मिथ के आइडिया को क्रिटिसाइज किया था, ठीक है। ये आप देख सकते हैं उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, एक क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, जिसमें उन्होंने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और एडम स्मिथ के जो आइडिया थे उसको क्या किया था, क्रिटिसाइज किया था, ठीक है। अगर हम एंगल की बात करें, एंगल ने मार्क्स के आइडिया को एक्सप्लेन किया पॉलिटिकल इकोनॉमी कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। अगर कार्ल मार्क्स की हम बात करें तो उसमें डायरेक्टली जो है पॉलिटिकल इकोनॉमी डिफाइन नहीं की, लेकिन उन्होंने अपनी बुक्स क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में बात की थी, ठीक है। हमने ऑलरेडी ऊपर पढ़ लिया जिसमें उन्होंने एडम स्मिथ को क्रिटिसाइज किया, ठीक है। अगर हम देखा जाए तो मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है वर्कर को एक्सप्लॉयट करते थे, कैपिटलिस्ट जो कर रहे थे वो वर्कर को एक्सप्लॉयट कर रहे थे, ठीक है, अच्छे से काम नहीं कर रहे थे। अगर हम लेनिन की बात करें, लेनिन ने कहा था कि इम्पीरियलिज्म जो हाईएस्ट स्टेज है कैपिटलिज्म का, उनके लिए इम्पीरियलिज्म सबसे मतलब ये होना चाहिए था कि मोनोपोली कैपिटलिज्म, जैसे जहाँ बेड इंडस्ट्री पावर वीकर नेशन को एक्सप्लॉयट कर रहे थे। वो ये कह रहे थे जो ताकतवर कंट्रीज हैं, जो कैपिटलिज्म है, जो कैपिटलिस्ट हैं, वो क्या कर रहे थे, वर्कर क्लास को क्या कर रहे थे, वो एक्सप्लॉयट कर रहे थे, वर्कर को जो है तंग कर रहे थे, वर्कर को उनकी जो भी रोजी रोटी थी उसको क्या कर रहे, डिस्ट्रॉय कर रहे थे, ठीक है। लेनिन के पॉलिटिकल इकोनॉमी में एक्सप्लॉयट किया था कि, और बोला कि इम्पीरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। आप ये देख सकते हैं इम्पीरियलिज्म जो है ये लेनिन की बात की। अगर हम बोले जाए कि लेनिन की डेथ कब हुई थी, 1924 में, ये आपको याद है कि दिसंबर के सेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। लेनिन के हिसाब से डेवलप कंट्री की अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए अंडर डेवलप कॉलोनी को एक्सप्लोटेशन किया, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अगर हम ये देखा जाए कि पॉलिटिकल इकोनॉमी जो वो देखा जाए कि इम्पैक्ट क्या हुआ था, सबसे पहला इम्पैक्ट ये हुआ था कि मॉडर्नाइजेशन थ्योरी इम्पैक्ट हुई थी, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, मोटिवेट किससे हुए थे, थर्ड वर्ल्ड नेशन से हुए थे जो फर्स्ट वर्ल्ड जैसे बने थे, ठीक है। अगर टूल की बात करें, पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई थी, और थिंकर जो थे वो W रोस्ट्रो थे। अगर हम बुक्स की बात करें तो उसमें ये कहा गया था स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ अ नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ठीक है। इसमें इतना ये नहीं है कि हमें कंसेप्ट के समझने, कंसेप्ट बहुत ईजी है, बस आप इसकी बुक्स वगैरह देख लें और उसके बाद ये देख लें कौन सा थिंकर है, ठीक है। अगर हम बुक्स की बात करें तो आप ये देख सकते हैं स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑन नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1960। अगर मॉडर्नाइजेशन थ्योरी की बात की जाए उसमें क्या कहा गया था, फोकस किया था नए आज़ाद हुए देश थर्ड वर्ल्ड कंट्री को डेवलप जैसे वर्ल्ड वार जैसे बननी चाहिए, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन का होना चाहिए, पॉलिटिकल डेवलपमेंट की जरूरी है। मॉडर्नेशन का ये मतलब हो गया कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट होनी चाहिए, और उसके बाद इन्होंने जो थी 5 स्टेजें दी थी, ठीक है। उन्होंने अपनी जो बुक्स थी उसके ऊपर उन्होंने 5 स्टेज दी थी, वो आप ये देख सकते हैं। सबसे पहले हो गया ट्रेडिशनल, उसके बाद प्री कंडीशनर, टेक ऑफ, ड्राइव्स, उसके बाद ड्राइव टू मैच्योरिटी, फिर उसका बाद एज ऑफ हायर कमीशन कंजप्शन, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, एज ऑफ हाई मास कंजप्शन।
अगर डिपेंडेंसी की बात करें तो उसमें ये कहा जाता था कि डिपेंडेंसी थ्योरी जो थी वो किसकी थी, क्रिटिक ऑफ मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। और इसका आइडिया जो डेवलप किया था उसमें ये कहा गया था जो डेवलप कंट्री है वो एक्सप्लॉइट कर रही है डेवलपिंग कंट्री को थ्रू इकोनॉमी डोमिनेंस। और इनके थिंकर कौन से, एजी फ्रैंक, डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट। हम जो है जब नेक्स्ट लेक्चर होगा हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि जो पॉलिटिकल इकोनॉमी से क्या इम्पैक्ट आया था वो हम ये देख रहे हैं कि पहले क्या था, मॉडर्नाइजेशन आया था, फिर डिपेंडेंसी थ्योरी आया था। आप इसमें ये थिंकर्स देख सकते हैं, ये आप याद कर सकते हैं। एजी फ्रैंक थे, समीर अमीन थे, अनइक्वल एक्सचेंज के बारे में बात कर रहे थे। डोस सेंटोस थे, वो न्यू डिपेंडेंसी की बात कर रहे थे। और क्रस्टोसस जो थे डिपेंडेंसी एंड डेवलपमेंट की बात कर रहे थे। फिर उसके बाद आप ये देख सकते हैं डिपेंडेंसी एंड इंपीरियलिज्म की बात कर रहे थे। और उसके बाद सिंगर जो थे वो टर्म ऑफ ट्रेड, टीओटी थीसिस की बात कर रहे थे। उसके बाद अम्यूल जो है वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी की बात कर रहे थे। हम जो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना, जैसे वन बाई वन जो चलेंगे तो हम इन जो थिंकर्स हैं, हम जो भी बुक्स हैं, जो भी इनके टॉपिक हम इनको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम जस्ट पॉलिटिकल इकोनॉमी के बेस पे पढ़ रहे हैं तो हम उसको ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो टॉपिक्स हैं हम अच्छे से आगे करेंगे, ठीक है। अगर डिपेंडेंसी की थ्योरी की बात करें तो उसमें ये देख सकते हैं कि वो क्रिटिसाइज कर रहे थे किसको, मॉडर्नाइजेशन को। ये जो हमने ऊपर पढ़ा है वही नीचे भी दिया हुआ है, ठीक है, सेम ही है। जैसे समीर अमीन हो गए, फिर उसके बाद डोस हो गए, एजी फ्रैंक हो गए। अगर हम इंपॉर्टेंट कोटेशन की बात करें तो इसमें ये कहा गया था सबसे पहले जो एडम स्मिथ का, लोग अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं और इनडायरेक्टली सोसाइटी को बेनिफिट होता है, ठीक है, ये आपको पता है। फिर उसके बाद कार्ल मार्क्स की बात करें, हिस्ट्री में सब कुछ क्लास के बीच में स्ट्रगल का रिजल्ट है। और लेनिन की बात करें, जब मोनोपोली और फाइनेंशियल डोमिनेंस करता है तब कैपिटलिज्म इंपेरियलिज्म बन जाता है, ठीक है। ये आप इनके कोटेशन देख सकते हैं, इतने इनफ हैं। अगर हम शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें तो आप ये देख सकते हैं जो स्मिथ, दो एडम स्मिथ थे, रचिड थे, डेविड थे, कार्ल मार्क्स आप देख सकते हैं, लेनिन देख सकते हैं। वर्ड सिस्टम की बात की, ऑस्ट्रो की डिपेंडेंसी की बात करी, एजी फ्रैंक थे, फ्रैंक की थी, आप ये देख सकते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें ये देख सकते हैं, अगर एक कंट्री जैसे गाना आईएमएफ से लोन लेता है और उनको लोकल पॉलिसी से लोन की कंडीशन के हिसाब से चेंज करनी पड़ती है, लाइक सब्सिडी हटाओ, प्राइवेटाइजेशन ला करो, तो वो पॉलिटिकल इकोनॉमी रियल एग्जांपल है जहाँ इकोनॉमी डिपेंडेंसी पॉलिटिकल डिसीजन को कंट्रोल करती है, ठीक है। अगर हम और एग्जांपल की बात करें तो इसमें ये देख सकते हैं इंडिया का एलपीजी रिफॉर्म, जब इंडिया ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन अडॉप्ट किया था तब इकोनॉमी पॉलिसी और पॉलिटिकल डिसीजन एक साथ बदले थे, ठीक है। 1991 में जब नरसिम्हा राव की सरकार थी तो तब उन्होंने ये चीज़ को किया था, एलपीजी को लिया था, तो जिसकी वजह से क्या होता कि जो पॉलिटिकल और इकोनॉमी जो पॉलिसी थी वो एक साथ जो थे वो बदल गए थे। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के लोन के बारे में बात कर रहा है, फिर उस पर कंक्लूजन की भी बात कर रहा है। कंक्लूजन में आप ये कह सकते हैं कि जो एलपीजी से क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा था, वर्ल्ड बैंक से हमें क्या हो रहा था, वर्ल्ड बैंक ऑर्गेनाइज जो कर रहा था डेवलपिंग कंट्री को क्या कर रहा था, लोन देता था, जिससे पॉलिटिकल इकोनॉमी जो थी कंडीशन लगातार बढ़ती रहती है और प्राइवेटाइजेशन को ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है, जिससे क्या होती है, इकोनॉमी ग्रोथ हो रही है। अगर हम कॉलोनियलिज्म की बात करें तो इसमें ये कह सकते हैं ब्रिटिशर ने इंडिया में पॉलिटिकल कंट्रोल के साथ इकोनॉमी एक्सप्लोइटेशन किया था, ये पॉलिटिकल इकोनॉमी के साथ लाइव एग्जांपल है, ठीक है। जब ब्रिटिश का टाइम आया था तब ये आप ये देख सकते हैं इंडिया में उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले यही तो किया था ना, पॉलिटिकल इकोनॉमी के ऊपर हाथ रखा था। उन उसकी वजह से जो था इंडिया में जो था पॉलिटिकल इकोनॉमी की वजह से एक्सप्लोइटेशन स्टार्ट हो गई थी, जिससे क्या हो गया था, नुकसान होना स्टार्ट हो गया था। अगर कंक्लूजन की बात करें, ओवरऑल अप्रोच की बात करें तो इसमें ये कह सकते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच समझाता है कि वर्ल्ड में जो भी इक्वलिटी, डेवलपमेंट या अंडर डेवलपमेंट है वो सिर्फ इकोनॉमी और पॉलिटिकल फैक्टर से नहीं, दोनों मिल के बनते हैं। इसलिए पॉलिटिकल इकोनॉमी एक साथ समझना ज़रूरी है, चाहे वो डेवलपमेंट सोसाइटी हो, डेवलपमेंट स्टडीज़ हो, उसके बाद डेवलपमेंट थ्योरीज हो, उसके बाद डिपेंडेंसी थ्योरी या ग्लोबल कैपिटलिज्म की एनालिसिस करता है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स होगी उसके बाद इकोनॉमी होगी, ये दोनों साथ मिल के काम करेंगे तभी एक देश का भला होगा, तभी एक देश को जो होगी वो तरक्की मिलेगी, तभी एक देश को जो होगी वो डेवलपमेंट मिलेगी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं चार्ट में, आप ये देख सकते हैं कंसेप्ट पॉलिटिकल इकोनॉमी का मेन थिंकर्स आप देख सकते हैं, एडम थे, डेविड थे, कार्ल मार्क्स थे, और उसके बाद स्मार्ट रीच मार्क्सिस्ट थे। फिर उसके बुक्स आप देख सकते हैं स्मिथ की, कार्ल मार्क्स की देख सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स में आप देखते हैं स्मार्ट रीच मार्क्सिस्ट लव इंपीरियलिज्म, कोटेशन आप देख सकते हैं।
एग्जाम्पल आप देखते हैं एलपीजी हो गए। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट ये देख सकते हैं कि जो हमने ऊपर पढ़ा वही मैंने इसको नीचे में लिख दिया। तो आप ये देख सकते हैं पॉलिटिकल अप्रोच जो है वो क्या करता है, पॉलिटिकल फिनोमेना कर रहा है, जिससे कि आप पॉलिटिक्स की डेवलपमेंट होगी कि विदाउट पॉलिटिक्स इकोनॉमी, जिससे क्या होगा देश का जो बेनिफिट नहीं होगा। आप मेन थिंग्स देख सकते हैं जो हमने ऊपर ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं। अगर हम फोकस की बात करें तो उसमें ये कहा गया था कि कॉमन प्रॉब्लम जो हो रही है, कॉमन अप्रोच जो है वो एक हायरार्ची की तरह होनी चाहिए, एक स्टेज की तरह होना चाहिए, जिससे क्या होगा जो कंट्री था उसको डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो इसमें जो हमारा टॉपिक्स है वो क्या है, पॉलिटिकल कल्चर। कल्चर क्या हो गया कि हम किस देश में रहते हैं, किस मतलब करते हैं, तो उसमें हर कंट्रीज का क्या होता है, हर कल्चर। पॉलिटिकल कल्चर का मतलब होता है कि एक समझ या सेट ऑफ वैल्यूज़, बिलीव, सिंबल्स, अजम्पशन जो लोगों के दिमाग में पॉलिटिकल सिस्टम के बड़े होते हैं, जैसे सरकार कैसे चलानी होती है, एक पॉलिटिकल अथॉरिटी क्या होती है, लोगों को क्या रोल होता है पॉलिटिक्स में। ठीक है, पॉलिटिक्स का कल्चर में ये होता है ना कि लोगों का बिलीव क्या, लोगों की वैल्यूज़ क्या है, लोगों का सिंबल्स क्या है, लोगों के किस रिलीजन से बिलीव करते हैं, तो ये भी पॉलिटिकल रिलीजन में आते हैं, किस ट्रेडिशन से बिलीव करते हैं, किस कस्टम से करते हैं, किस कास्ट से करते हैं, ये भी पॉलिटिकल कल्चर में आ जाता है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं पॉलिटिकल कल्चर जो है वो इम्पॉर्टेंट है कहाँ पे, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, जिसमें हमें ये बताया जाता है पीपल को कैसे अंडरस्टैंड किया जाता है, पीपल के बिलीफ हो गए, वैल्यूज़ हो गए, इमोशनल हो गए, उसके बाद ओरिएंटेशन शेप्स होगी, बिहेवियर टू जो होती है टूवर्ड्स पॉलिटिक्स कैसी होती है। तो आप ये देख सकते हैं जो पॉलिटिकल कल्चर है वो मेन रोल अदा करता है कि इसमें एक सोसाइटी को अपलिफ्ट होने में, एक सोसाइटी को अच्छे में तैयार होने में। ठीक है, ये अप्रोच इस बात पर फोकस करती है कि किस तरह लोग अपने पॉलिटिकल आइडेंटिटी को महसूस करते हैं, उनका ट्रस्ट गवर्नमेंट में इतना है कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटी में कितना एक्टिविटी पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब ये है, वो कह रहे हैं कि अगर अगर इस अप्रोच की हम बात करें तो इसमें ये कहा गया था लोग अपनी आइडेंटिफाई को महसूस करते हैं, उसमें ये देखते हैं कि वो गवर्नमेंट के साथ कितना इंटरेक्ट करते हैं, गवर्नमेंट के साथ कितना ट्रस्ट करते हैं, जिससे क्या हो गया पॉलिटिकल एक्टिविटी में वो कितना रोल अदा करते हैं, कितना पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अगर हम मेन थिंकर्स की बात करें तो उसमें आप देखते हैं अल्मोंड की बात हो रही है, सिडनी वर्बा की बात हो रही है। अगर इनकी बुक्स की बात करें तो जो सिविल कल्चर थी वो पॉलिटिकल कल्चर को डिफाइन करती है, और पॉलिटिकल ओरिएंटेशन जो थी वो टू वर्ड थी, पॉलिटिकल सिस्टम। उन्होंने 5 कंट्रीज़ के लिए सर्वे किया था, जिसमें आप ये देख सकते हैं यूएसए है, यूके है, जर्मनी है, इटली है और मैक्सिको है। तो आप ये देख सकते हैं कि पॉलिटिकल कल्चर में जैसे अल्मोंड हो गए, सिडनी वर्बा हो गए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप ये चीज़ देख सकते हैं उनकी जो बुक थी द सिविल कल्चर, उसमें उन्होंने पॉलिटिकल कल्चर को डिफाइन किया था, और उन्होंने किस कंट्रीज़ में सर्वे किया था ये आप ये याद रख सकते हैं। यूएसए हो गया, यूके हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया और मैक्सिको आएगा। ये आप ये देख सकते हैं, एक मिनट, यूएसए, यूके, जर्मनी, इटली और मैक्सिको। ठीक है, हम उसके बाद ये कह सकते हैं जो पॉलिटिकल कल्चर में 3 टाइप्स दी हुई थी, ये आप ये देख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप ये देख सकते हैं कि हम ये देख सकते हैं सबसे पहले ये कह रहे हैं कि उन्होंने 5 कंट्री के ऊपर सर्वे किया था, और उसके बाद पॉलिटिकल कल्चर की 3 टाइप्स दी थी। सबसे पहले थी वो प्रोविंशियल कल्चर थी, जिसमें लोगों को पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बहुत कम या कोई नॉलेज नहीं होती। एग्जाम्पल युगांडा, नॉर्थ कोरिया, लिबिया एंड क्यूबा। ठीक है, ये बोल रहे थे कि जो पहली टाइप थी उसमें ये कहा गया था कि लोगों को जो पॉलिटिकल सिस्टम की जो कम नॉलेज होगी वो कम हो गई, जिससे क्या होगा जो कंट्रीज़ का होगा डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। तो इसलिए कह रहे थे उसमें कंट्रीज़ को उन्होंने कौन सी एग्जांपल दी थी, युगांडा हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, लीबिया हो गया, क्यूबा हो गया। फिर उसके बाद सब्जेक्ट कल्चर हो गया, इसमें लोग सरकार के बारे में जानते हैं लेकिन पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, सेकंड में ये हो गया कि लोग सरकार के बारे में हर चीज़ जानते हैं लेकिन उसमें पार्टिसिपेट जो है वो कम करते हैं, जैसे हो गया मोनार्की स्टेट हो गई, या फिर उसके बाद वन पार्टी सिस्टम हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे लिए कौन सी है, चाइना आप देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट जो है पार्टिसिपेंट कल्चर, जिसमें लोग एक्टिविटी प्रोसेस करते हैं, जिसमें हिस्सा लेते हैं और अवेयर होते हैं। एग्जाम्पल हम ये देख सकते हैं यूएसए हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया और बहुत सी कंट्रीज हो गई। ठीक है, और उसमें ये देख सकते हैं कि कई कंट्री जो थी वो मिक्स्ड कल्चर पे करती हैं, जैसे अलाइड मास कल्चर हो गया, इंडिया हो गया, सब्जेक्ट पार्टिसिपेटिव यूएसएसआर हो गया, उससे होमोजेनिक हो गया यूनाइटेड किंगडम।
अगर हम पॉलिटिकल ओरिएंटेशन की बात करें तो उसमें अल्मोड के और पावल के मुताबिक जो कॉग्निटिव, उन्होंने 3 चीज़ों के बारे में बात की थी। कॉग्निटिव की बात की थी, अफेक्टिव की बात की थी और एलिवेटिव की बात की थी। कॉग्निटिव की बात हम करें तो उन्होंने नॉलेज पॉलिटिकल नॉलेज रखते हैं, जिसमें सरकार, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिसी मेकिंग के बारे में बात करते थे, पर उनके बारे में बोलते थे कि क्या से इस चीज़ को पॉलिटिकल को अपलिफ्ट करना है। अगर उसके बाद हम नेक्स्ट अफेक्टिव की बात करें, उसमें ये कह रहे थे कि लोग इमोशनली पॉलिटिकल सिस्टम के कितने अटैच हैं, जैसे प्राइड इन नेशन, ट्रस्ट इन लीडर। वो ये देख रहे थे कि लोग जो हैं पॉलिटिकल सिस्टम के साथ कितनी अटैचमेंट रखते हैं, लोग इसके बारे में कैसे बात करते हैं, नेशन और ट्रस्ट के बारे में और लीडर्स के बारे में क्या सोचते हैं, कैसे उनका नज़रिया है। तो उसमें ये कह रहे थे कि कौन सी अफेक्टिव थी। एवोल्यूशन में हो गए लोग पॉलिटिकल सिस्टम को कैसे जज करते हैं, क्या वो परफॉर्मेंस से स्ट्रेस, मतलब ये उसके बोल रहे हैं कि लोग कैसे एक पॉलिटिकल सिस्टम को जज कर रहे हैं, क्या वो जो जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो उससे वो क्या मुतमीन है, उससे वो क्या क्या खुश है। तो ये क्या हो गया, एलिवेशन हो गया कि किसी चीज़ का रिजल्ट हम देखना है, कंक्लूजन लगा के देखना है कि हमें इसके ऊपर कैसे काम करना है। आई होप आपको ये 3 चीज़ें समझ आ गई होगी, जिसमें हमने कोग्निटिव की बात की, अफेक्टिव की बात की, एवोल्यूशन की बात करी। तो आप ये कह सकते हैं पहले कम फिर ज़्यादा फिर ज़्यादा। पहले कम में किसी को नॉलेज नहीं है, दूसरे में यह है कि नॉलेज है लेकिन इंटरेस्ट नहीं है, तीसरे में ये है कि आपके पास नॉलेज भी है और इंटरेस्ट भी है, आप ये देखते हैं कि हमें उस चीज़ से मुतमिन है या नहीं है। ठीक है। अगर हम इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल की बात करें, ये PYQ क्वेश्चन है, आप ये देख सकते हैं 2023 में आया था। तो इसमें ये देख सकते हैं कन्वर्स प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल कहते हैं कि अलग पॉलिटिकल वैल्यूज़ क्लोजली कॉन्टैक्ट होते हैं। अगर एक पर्सन डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है तो वो लाइकली है कि वो हम ह्यूमन राइट्स और लिमिटेड गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करेगा। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा कि एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसमें ये कह रहे थे कि लोग जो थे पॉलिटिकल वैल्यूज़ वो कनेक्ट होते थे एक दूसरे से। अगर एक पर्सन जो है डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता था, वो ये कह रहे थे वो ह्यूमन राइट्स और लिमिटेड गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करेगा। अगर रॉबर्टसन की प्रिंसिपल की बात करें तो उसमें ये मैक्रो और माइक्रो की बात में डिफरेंस बताया था। उसके मुताबिक ये कह रहे थे कि नेशनल सर्वे जो लोग डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे कॉन्ट्राडिक्टरी इसलिए व्यूज़ रखते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं व्यू अच्छे नहीं रहते। तो ये कह रहे थे कि रॉबसन का मतलब ये था कि मैक्रो और माइक्रो के बीच में जो वैल्यूज थी उसके ऊपर डिफरेंस हो सकता है। सबसे पहले उन्होंने ये कहा था कि उस चीज़ के ऊपर डिफरेंस हो सकता है। उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि अगर नेशनल सर्विस में डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, नेशनल सर्वे में डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, एक ही हो गया, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे कॉन्ट्राडिक्टिव व्यू रख सकते हैं। मतलब यह है कि अगर हम एक सर्वे कर रहे हैं, एक कंट्री के ऊपर सर्वे कर रहे हैं, तो हम डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो हमारी इंडिविजुअल का लेवल होगा, जो हमारी सोच होगी, जो हमारी बात होगी, वो क्या होगी, अलग होगी, किसी के साथ चुप अलग होगी, किसी की अंडरस्टैंडिंग अलग होगी, किसी की अलग होगी, जैसे मेरी को अलग होगी, आप सबकी अलग होगी। तो वे ये बता रहे थे कि रॉबसन के प्रिंसिपल में ये कह रहे थे कि लोग जो है सपोर्ट तो करते हैं लेकिन हर बंदे की जो होती है बातचीत होती है, जो भी कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग होती है वो अलग होती है। जैसे मैं आपको एक टॉपिक दे दूं कि आप मुझे इसके ऊपर बता दो, जैसे हम पॉलिटिकल कल्चर की बात करें तो आप में से जो होंगे 10-20, अगर 10 बच्चों को बोलूँ तो वो भी क्या करेंगे, अपने हिसाब से जो होगे वो चेंज होगा, हर बंदे ने अपने हिसाब से लिखा होगा। ठीक है, तो यही कह रहे थे कि हमें मेन पर्पज़ ये है कि हमें पॉलिटिकल कल्चर पढ़ना है, लेकिन कैसे पढ़ना है वो हम देख लेते हैं कि कोई शॉर्ट ट्रिक्स लगा के पढ़ेगा, कोई लॉग्स मेथड पढ़ेगा, तो कोई थ्योरी बेस पढ़ेगा, कोई फैक्चुअल बेस पढ़ेगा। तो पढ़ने का तरीका अलग है, लेकिन मेन फोकस हमारा क्या है कि हमें ये चीज़ पढ़नी है। ठीक है, अगर बुक्स की बात करें तो उसमें हमने ऑलरेडी ऊपर बात कर दी थी सिविल कल्चर की, और USA UK के बारे में उन्होंने ऑलरेडी बात की थी, वो सर्वे किया था। ठीक है, अगर हम कोटेशन की बात करें तो उसमें ये देख सकते हैं पॉलिटिकल कल्चर में नेशनल डिटरमाइन के बारे में बात करता था कि पॉलिटिकल क्या पॉसिबल है, उसके बाद पॉलिटिकल कल्चर को बेटर हो के पॉलिटिकल सिस्टम को अपलिफ्ट किया जाता है। अगर हम शॉर्ट ट्रिक्स की आप बात कर सकते हैं तो उसमें आप ये देखते हैं PSP, ये आप ये देख सकते हैं पैसिव लोग, साइलेंट लोग और प्रोएक्टिव लोग। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें ये कह सकते हैं अगर इंडिया में लोग वोट देते हैं लेकिन पार्लियामेंट के काम में इंटरेस्ट नहीं है तो वो सब्जेक्टिव पार्टिसिपेंट मिक्स्ड कल्चर है। ठीक है, नॉर्थ कोरिया में लोग पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं है तो वो पॉलिटिकल कल्चर है। अगर USA में हर चीज़ सही है तो उसमें क्या हो गया, पार्टिसिपेट कल्चर हो गया। ठीक है, आप ये देखते हैं PSP में सबसे पहले आगे के लोग इंटरेस्ट नहीं है, दूसरे में लोग इंटरेस्ट हैं लेकिन वो काम मतलब सब नॉलेज है लेकिन इंटरेस्ट नहीं ले रहे, थर्ड में ये है कि आप सब कुछ प्रोएक्टिव है, वो हर चीज़ अच्छे से करते हैं।
अगर आप ये देख सकते हैं तो इसमें हमने ऑलरेडी बात करी है, वो फोकस किस पे कर रहे थे, पॉलिटिकल वैल्यूज़ और बिलीफ के बारे में बात कर रहे हैं। अगर डेफिनेशन की बात करें तो वो भी सेट ऑफ बिलीफ, वैल्यूज़ और नॉर्म्स, गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स की बात करते हैं। अगर हम उसमें थिंकर्स की बात करें तो उसमें अल्मोंट थी और सिडनी वर्बा थे। अगर हम टाइप्स की बात करें तो उसमें आप ये कौन सी कह सकते हैं, पीएसपी आप कह सकते हैं, ठीक है। एक में जो फर्स्ट में था वो पार्टिसिपेंट 0 था, दूसरे में जो था 50% पार्टिसिपेंट था, आप लास्ट में 100 कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा जो नया टॉपिक है नेक्स्ट जो अप्रोचेज है वो कंपैरेटिव अप्रोचेज है। आई होप आपको पॉलिटिकल कल्चर की जो है, पॉलिटिकल इकोनॉमी और पॉलिटिकल कल्चर में है जो भी आपको प्रॉब्लम नहीं आई होगी, ठीक है। अगर हम कंपैरेटिव मेथड की बात करें तो इसमें ये कहा गया था कि कंपैरेटिव मेथड एक ऐसी अप्रोच है जिसमें पॉलिटिकल साइंस को स्टडीज़ और एनालिसिस किया जाता है कि पॉलिटिकल सिस्टम्स को, इंस्टीट्यूशन को, बिहेवियर को कंपेयर किया जाता है डिफरेंट कंट्री और डिफरेंट रिलीजन से, जिससे हमें ये हेल्प मिले कि जो भी पैटर्न है एंड डिफरेंस है, सिमिलरिटी है, उसको हम एक चीज़ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। कंपैरेटिव मेथड का मतलब हमें ऑलरेडी पता चल गया है कि वो क्या कर रहे हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम को कंपेयर, तुलना करता है किसी कंट्रीज़ के साथ, उसके जो पॉलिटिकल सिस्टम में इंस्टीट्यूशन है, बिहेवियर है, उसको कंपेयर किया जाता है कि उस कंट्रीज़ की क्या चीज़ हो रही है, उसको उस मेथड से देखना पड़ता था कि वो किस तरफ जा रहे हैं, कैसी उस चीज़ को हमने भी उस चीज़ को अपलिफ्ट करना है। अगर हम फोकस की बात करें तो उसमें ये कह रहे थे कि सबसे पहले हम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में जाते थे जिसमें हम क्या कंपेयर करते थे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी की बात करें, और पॉलिटिकल सिस्टम में हम किसका कंपेयर करते थे कि उसमें देखा जाता है वो किस टाइप की कंट्री है, जैसे डेमोक्रेसी हो गया, मोनार्की हो गया। तो इसमें आप ये देख सकते हैं। अगर उस नेक्स्ट में इलेक्टोरल सिस्टम की बात करते, पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात कर रहे थे, उसके बाद पब्लिक पॉलिसी और गवर्नेंस स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, पॉलिटिकल बिहेवियर, कल्चर के बारे में बात कर रहे थे कि उसका जो कल्चर है वो किस तरफ है, कैसे है, तो हम उसमें क्या चीज़ देखते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि कंपैरेटिव मेथड में हम किस चीज़ पे फोकस करते थे। सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे थे, उसके पॉलिटिकल सिस्टम की बात कर रहे थे, इलेक्टोरल सिस्टम की बात कर रहे थे जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज होती थी, पब्लिक पॉलिसी बात कर रहे थे, पब्लिक पॉलिटिकल बिहेवियर, पब्लिक बिहेवियर की बात करते हैं, ठीक है। अगर हम टाइप्स की बात करें तो आप ये देख सकते हैं, क्रॉस नेशनल कंपैरिजन जो था वो इंडिया यूएसए का था, इंटरनेशनल कंपैरिजन था वो किसका, विद वन कंट्री, एग्जांपल इंडिया स्टेट। उसके बाद नेक्स्ट देख सकते हैं आवर टाइम्स, पास्ट प्रेजेंट। उसके बाद नेक्स्ट देख सकते हैं सेम टाइम, डिफरेंट प्लेस, ठीक है। अगर हम थिंकर्स की बात करें तो उसमें आप ये देख सकते हैं, सबसे पहले आ गया अरिस्टोटल आ गया, फिर उसके बाद अल्मोंड हो गया। तो उसमें ये देख सकते हैं, सबसे पहले हम अरिस्टोटल का ये देख सकते हैं, ये फर्स्ट कंपैरेटिव पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे जिन्होंने 158 कॉन्स्टिट्यूशन, जो इनकी जो बुक्स थी पॉलिटिक्स, उसमें ये चीज़ उन्होंने बताई थी, ठीक है, और उन्होंने वो चीज़ पढ़ी थी। अगर उसके बाद हम मोंटेक्यू की बात करें तो उसमें स्पिरिचुअल ऑफ लॉ के बारे में बात की थी 1749। इसमें क्लाइमेट, कल्चर और इकोनॉमी अफेक्ट्स लॉ की इंस्टीट्यूशन की बात करी थी। उसके बाद अल्मोंड ने जो थी वो उन्होंने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और डेवलपमेंट अप्रोच पे 1966 के ऊपर बात की थी, ठीक है। उनकी जो बुक्स थी वो ये थी जिसमें उन्होंने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में बात की थी, जिसमें उनका क्या काम था कि हमने स्ट्रक्चर फंक्शन अप्रोच के ऊपर बात करनी है। हम जब नेक्स्ट हमारा जो लेसन होगा, जो भी क्लास होगी, तो उसमें हमें ये चीज़ के स्ट्रक्चर फंक्शन अप्रोच के बारे में बात करेंगे, और जो भी अप्रोच आगे बच रही हैं जैसे पॉलिटिकल सिस्टम थ्योरीज हो गया और उसके बाद होगी, हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद अरहंत की बात करें तो उसके बाद आप ये देख सकते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है वो कंपैरेटिव मेथड 1961, और फेमस किस पे थे, किस पे काम कर रहे थे, आप ये देख सकते हैं। मोस्ट सिमिलर सिस्टम था, डिज़ाइन किया था, जिसमें हम MSST आप इसको ऐसे कर सकते हैं, और उसके बाद मोस्ट डिफरेंट सिस्टम डिज़ाइन MDST। उसके बाद थेलेड दो था, तो उसमें आप ये देख सकते हैं थेडा। तो उसमें ये देख सकते हैं हिस्टोरी की बात करें तो उनकी जो उनकी बुक्स थी वो क्या थी, स्टेट एंड सोशल रिवोल्यूशन इन 1979। अगर हम कोटेशन की बात करें तो उसमें आप देख सकते हैं उन्होंने कंपेयर किया था कि यूनिवर्सल को जो था वो उन्होंने वन नेशन से नेक्स्ट कंट्रीज़ की तरफ बात की, वन नेशन टू अनदर कंट्री की नेशन की बात करती है। ये किसने की थी, सबसे कोटेशन जो है वो अरिस्टोटल ने कहा। अरिस्टोटल ने 158 कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े थे ना, जिससे वो ये चाह रहे थे कि हमें देखना है कि किस कंट्री का क्या, किस टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन है, किस कंट्रीज़ में क्या अपलिफ्ट हो रही है, किस कंट्री में क्या वीकनेस है, वो इसके ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप इसकी देख सकते हैं
मैथोलॉजी, उसमें आप ये देख सकते हैं MSSD, जिसमें क्या कर रहे थे, दो से ज़्यादा सिमिलर सिस्टम को कंपेयर करके फ़र्क देखना। ठीक है, MSDC या MDSD में ये देख सकते हैं बिल्कुल अलग सिस्टम को कंपेयर करके कम्युनिटी ढूंढना। कास्ट स्टडी में ये देख सकते हैं एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल को डीप समझना, और उससे क्वांटिटी और क्वालिटी मेथड में आप डाटा ड्राइवन एनालिसिस की बात करते हैं। अगर आप ये देखें कि अगर आप PhD रिसर्च की बात करें तो आपको भी इस टाइप की मैथोलॉजी को यूज़ करना पड़ता है कि आप किस हिसाब से आपने जो है वो यूज़ कर रहे हैं, किस तरह से आप सिनॉप्सिस की तरफ जा रहे हैं, किस जो आपका टॉपिक है वो किस तरफ जा रहे हैं। तो आपको यही चीज़ें मेन उधर करनी पड़ती हैं कि आपका मेन पर्पज़ क्या है, आप किस तरफ से जा रहे हैं। ठीक है, अगर हम क्रिटिसिज्म की बात करें तो उसमें ये कह रहे थे कि कल्चर बियास हो सकता है, और जनरलाइजेशन रिस्क का हो सकता है, का सिलेक्शन हो सकती है, लिमिटेड नंबर ऑफ कंपेरेबल यूनिट हो सकता है। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें ये देख सकते हैं इंडिया यूके का हो सकता है, उसके बाद पार्लियामेंट्री की बात करें इंडिया यूके हो गया, फिर उसके बाद फ्यूडलिज्म की बात करें इंडिया USA हो गया, अरब स्प्रिंग की बात करें तो उसमें रजीम वगैरह का हो गया, फिर उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि कैसे एक कंट्री को वेलफेयर कंट्रीज़ को कंपेयर किया जाता है। ठीक है, अगर उसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें तो उसमें केस स्टडी में आ गया, फिर अरिस्टोटल आ गया, पैटर्न्स आ गए, टूल्स आ गए। ठीक है, टूल्स में आप लाइक देख सकते हैं MSSD MDSD। तो अगर हम कंपेरेटिव मेथड की हम बात करें तो उसमें आप ये डिफरेंशिएट देख सकते हैं। सबसे पहले जो है कंपैरिजन क्या होता था कि हम कंसेप्ट आप देख सकते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम इंस्टीट्यूशन प्रोसेस को आइडेंटिटी पैटर्न किया जाता है, उसको काम किया जाता है। अगर हम थिंकर्स की बात करें तो उसमें अरिस्टोटल आ गया, अल्मोड आ गया, फिर उसके बाद अरिंद आ गया, थेला आ गया। तो आप ये देख सकते हैं। अगर उसके बाद हम टाइप्स की बात करें उसके में क्रॉस सेक्शन हो गया, इंट्रासेक्शनल हो गया, डाइक्रोनिकल साइक्लोमिक हो गया, फिर उसके बाद फोकस की बात करें तो उसमें आप ये देख सकते हैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हो गया, पॉलिटिकल सिस्टम हो गया, पॉलिटिकल इकोनॉमी हो गया, इलेक्ट्रोनिक सिस्टम हो गया, पब्लिक पॉलिसी हो गया। अगर कंपेयर की बात करें तो उसमें आप ये देख सकते हैं वो वन नेशन टू अनदर नेशन की बात करते थे। ये कौन है, ये आप सिंपल देख सकते हैं, इसके ऊपर हमने अच्छे से डिस्कस कर दिया। अब हम ये देखते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी, पॉलिटिकल कल्चर्स और उसके कंपैरेटिव मैथमेटिक्स में डिफरेंस देखते हैं। आसान लफ्ज़ों में ये देखते हैं कि सबसे पहले ये है कि पॉलिटिकल इकोनॉमी में ये बात कर रहे हैं। सबसे पहले ये क्या था कि पॉलिटिक्स और इकोनॉमी अलग नहीं है, दोनों मिलके सोसाइटी और देश को क्या करते बनाते थे। एग्जाम्पल के तौर पे हम ये देख सकते हैं कि अगर कॉलेज फीस ज़्यादा है जो हो जाए तो गरीब स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते हैं कि इकोनॉमी प्रॉब्लम है, लेकिन प्रोटेस्ट एक पॉलिटिकल एक्शन है, दोनों जुड़े हुए हैं, इसलिए पॉलिटिकल इकोनॉमी का कंसेप्ट इंपॉर्टेंस है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि हमने किसकी एग्जांपल ली है कि एक स्टूडेंट है जिसके हम ये कह सकते हैं कोई स्टूडेंट है वो स्कूल पढ़ता है या यूनिवर्सिटी पढ़ता है कि तो उसकी फ़ीस जो है वो ज़्यादा है। तो अगर ज़्यादा है तो वो क्या करेगा कि प्रोटेस्ट के थ्रू काम करेगा। जैसे अगर एग्ज़ाम हो गया, एग्ज़ाम में चीटिंग वगैरह हो गई या फिर एग्ज़ाम पेपर लीक हो गया तो बच्चे क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। तो इसमें हम किसकी बात करें, इकोनॉमी की बात करते हैं, पॉलिटिकल एक्शन की बात करते हैं, तो ये दोनों मिलकर हम काम करते हैं। ठीक है, अगर हम की थिंकर्स की बात करें तो हमने ऊपर ऑलरेडी पढ़ लिया है, एडम स्मिथ हो गए, कार्ल मार्क्स हो गए, लेनिन हो गए। तो आप इनका फोकस देख सकते हैं वो किसके बारे में बात करते हैं, डेवलपमेंट होनी चाहिए, कैपिटलिज्म होना चाहिए, ग्लोबल इनइक्वालिटी को कम होना चाहिए, उसका इंपीरियलिज्म भी होना चाहिए। ठीक है, अगर हम पॉलिटिकल कल्चर की बात करें उसमें हम ये कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि वो बिलीफ वैल्यूज़ पॉलिटिक्स के बारे में बात करता था, जिसमें हम कम्बिनेशन पॉलिटिकल कल्चर कहते थे। एग्जांपल पे तौर पे हम ये कह सकते हैं अगर स्टूडेंट बिलीव करता है कि वोट देना ज़रूरी है, रैलीज अटेंड करना है या पॉलिटिकल डिबेट में इंटरेस्ट है तो पॉलिटिकल कल्चर पार्टिसिपेंट है। अगर स्टूडेंट बेस कंप्लेन करते हैं लेकिन कुछ नहीं करते तो ये सब्जेक्टिव या पॉलिटिकल कल्चर हो सकता है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि अगर एक स्टूडेंट है, अगर एक टीचर है, एक प्रिंसिपल है, वो हम ये देखते हैं कि वो कैसे काम करता है, उसका इंटरेस्ट है या नहीं है। अगर वो अच्छे से इंटरेस्ट काम कर रहा है तो क्या होगी, कल्चर का डेवलपमेंट होगी, कल्चर को कैसे हमने अपलिफ्ट करना है। ठीक है, तो अगर हम की थिंकर्स की बात करें तो उसमें आप ये देख सकते हैं अल्मोड हो गया, सिडनी वर्बा हो गया। अगर हम इसमें टाइप्स की बात करें तो हमने ऑलरेडी पढ़ दिया है, हमने क्या शॉर्ट ट्रिक्स इसकी रखी है, टाइप सी PSP। ठीक है, पी में जो पहली पी थी इसमें क्या था, बिल्कुल इंटरेस्ट के, नो इंटरेस्ट, नो इंटरेस्ट। सेकंड में था कि 50% इंटरेस्ट था कि हाँ यार बात है, नॉलेज है, लेकिन इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, हम किसी की तरफ जा रहे हैं, जैसे अभी कुछ हो रहा है तो हम ये चाहेंगे हमें पास नॉलेज है यार लेकिन हम देना नहीं है। और लास्ट वाली जो थी वो पी थी पार्टिसिपेंट वाली, वो क्या है कि एक्टिव होनी चाहिए, उसमें जो है 100% होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। और उसके बाद हमने
एक चीज़ और पढ़ी थी जिसमें हम ये देख सकते हैं कि उन्होंने सर्वे के ऊपर काम किया था। किस कंट्रीज़ के ऊपर सर्वे किया था? 5 कंट्रीज़ के ऊपर बात की थी, जिसमें उन्होंने यूनाइटेड नेशन, उसके बाद हो गया यूएसए हो गया, अमेरिका हो गया, वो यूके हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, मैक्सिको हो गया। ठीक है, आई होप ये आपको चीज़ समझ आ गई हो, ये हो गई। अगर आपको पॉलिटिकल कल्चर में ये भी चीज़ मतलब समझ आ गई तो आपको इतनी गड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन की ज़रूरत नहीं है। अगर फोकस की बात करें तो वो किसकी बात कर रहे थे? नेशनल आइडेंटिटी की बात कर रहे थे, पॉलिटिकल एटीट्यूड की बात करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगर हम कंपैरेटिव मेथड की बात करें तो इसमें ये कह रहे थे कि हम कैसे कैसे मेथड करके हम एक कंट्री को दूसरी कंट्री के साथ पॉलिटिकल सिस्टम को लगा के किस तरह से हम समझना कि क्या चल रहा है, एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ कैसे कंपेयर है, एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ कैसे रिश्ते हैं। तो किसी ये इसका ये हम कह सकते हैं कि कैसे हम एक कंट्री के दूसरी कंट्री के साथ कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें ये कह सकते हैं, अगर एक स्टूडेंट कंपेयर करता है इंडिया की डेमोक्रेसी चाइना का सिस्टम और देखता है कि इंडिया में वोट मिलता है और चाइना में नहीं, वो तो ये कंपैरेटिव मेथड है। जैसे दो स्टूडेंट टेस्ट रिजल्ट कंपेयर करते हैं तो समझने की किस मेथड से काम करता है। ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं कि इसमें कंपैरेटिव मेथड में हम किसी कंट्रीज को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, हो गया कि हम एक कंट्रीज को कैसे दूसरी कंट्री के साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है, अगर हम थिंकर्स की बात करें तो उसमें आप ये देख सकते हैं, सटोरी हो गया, उसके बाद अरिंड हो गया, और ये फोकस करते हैं कंपैरेटिव सिस्टम को, इंस्टीट्यूशन को, आइडियोलॉजी को। ठीक है, फिर उसके बाद हम टाइप्स की बात करें, इसमें कास्ट स्टडीज़ की बात करते हैं, क्रॉस नेशन कंपैरिजन की बात करते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, हमने ऑलरेडी बात की इकोनॉमी के ऊपर, इकोनॉमी की बात करते हैं, कल्चर की, सब लोगों की बात करते हैं, अवेयरनेस की, उसके बाद कंट्रीज़ के ऊपर क्या करते हैं कि हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, अगर नेक्स्ट हम ये देख सकते हैं, तो मैंने नेक्स्ट इमेज लगाई है, तो आपको ये अगर पढ़ लोगे तो तब भी आपको ये ज़रूरी होगा कि इकोनॉमी के ऊपर, इकोनॉमी की बात करते हैं, उसके पॉलिटिक्स को कैसे अफेक्ट करते हैं, फ्री हाइक्स की बात करते हैं। ठीक है, कैसे सोसाइटी में पॉलिटिक्स को लेकर लोगों का व्यू करते हैं। ठीक है, और उसके बाद कैसे एक कंट्रीज़ को दूसरी कंट्रीज़ के साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।